यदि आप भारत के करदाता हैं, यदि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं और यदि आप अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन नाहर और आप देख रहे हैं पीएन वॉइस। आज थानला नगर में मशहूर कर सलाहकार अरविंद जी मेहता हमारे बीच आए हुए हैं और साथ में आए हुए हैं केयर हेल्थ के एग्जीक्यूटिव एरिया ऑफिसर, जो हमें हेल्थ से रिलेटेड और इनकम टैक्स से रिलेटेड कई जानकारियां देने जा रहे हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीधे लिए चलते हैं सबसे पहले हम अरविंद जी मेहता के पास, जो कर के लिए जो जानकारी लेकर आए हैं और इस थानला नगर के साथ ही क्षेत्र की जनता को वो क्या सौगात देने जा रहे हैं, उससे सीधी बात करते हैं। नमस्कार अरविंद जी मेहता। नमस्ते सर। अरविंद जी, आप बताइए कि कर सलाहकार के रूप में आज आप थानला में आए हैं और साथ में ही हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी आप बहुत सारी जागृति की बात कर रहे हैं, तो किस प्रकार से आप जनता को ये अपनी सारी बातें बताना चाहते हैं? मैं थानला की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे छोटे से भुगतान से पूरा परिवार लंबे समय तक सुरक्षित हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लापरवाही कर जाते हैं और हम अपने बीमे को लेने में ढील कर देते हैं, लेकिन एक छोटी सी प्रीमियम में केयर हेल्थ इतना बड़ा एक्सीडेंटल प्लान दे रहा है कि आने वाले समय में अगर किसी कारण से हमारे साथ कोई भी दुर्घटना हो जाती है या हमें आंशिक डिसेबिलिटी हो जाती है तो वैसी दशा में भी केयर न सिर्फ पार्शियल भुगतान करता है बल्कि हमें इलाज के लिए भी पैसा देता है, बच्चों की शिक्षा के लिए भी पैसा देता है और अचानक अगर हम नहीं रहते हैं तो 1 लाख रुपये महीना 100 महीने तक केयर हेल्थ देता है। वर्तमान लाइफ के साथ में ही फ्यूचर की लाइफ भी सेटल करने के लिए केयर हेल्थ किस प्रकार से कारगर है, सीधे लिए चलते हैं आप केयर हेल्थ के विशेषज्ञ के पास, जिनका नाम है कमलेश जी गोस्वामी। कमलेश जी, बताइए कि किस प्रकार से यह पूरी केयर हेल्थ काम करता है। सबसे बड़ी बात होती है क्लेम को सेटल्ड करने की, वहीं पर जाकर कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो सारी फेल हो जाती है, तो वहाँ पर जाकर केयर हेल्थ किस प्रकार से जनता के लिए एक लाभकारी सौदा हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुक्रिया पीएन वॉइस चैनल का कि आज हमें यहाँ थानला में ये मौका दिया है। छोटे से छोटे शहरों तक हमारी हम चाहते हैं कि ये जानकारी पहुँचे और बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मैं ये बताना चाहूँगा कि जब भी हम कोई मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हैं तो मेडिक्लेम पॉलिसी लेने के पहले ही हम सभी नियम और शर्तों को पूरी तरह से समझें, शांति से पूरे नियम को समझें, शर्तों को समझें कि क्या कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, क्या एक कॉन्ट्रैक्ट जब तैयार हो रहा है कंपनी के बीच में और कस्टमर्स के बीच में, तो आप अपनी तरफ से सारी अपनी स्वास्थ्य के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशंस देवें ताकि फ्यूचर में जब कभी भी आपको इस तरह की सेवाओं की ज़रूरत पड़ती है कि हॉस्पिटलाइज होते हैं या आपको क्लेम कैशलेस में होता है या रीइंबर्समेंट्स कराना पड़ता है, तो आपको स्वास्थ्य सेवाएं मिले और उसमें आपको बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिले, बेहतर से बेहतर हॉस्पिटल्स में आप अपना इलाज करा पाएँ, लेकिन नियम और शर्तों को समझते हुए। जब नियम और शर्तों को आप समझेंगे, आपके बारे में पूरी जानकारी आप हमें देंगे, तो हम आपको आगे फ्यूचर में जब भी कोई क्लेम्स आएगा हम बेहतर सेवाएँ आपको दे पाएंगे। कमलेश जी, एक बात और है कि कई बार होता है कि कोई व्यक्ति है, एक बार क्लेम ले लेता है तो उसको दूसरी बार क्लेम लेने में बहुत दिक्कतें आती है। दूसरी बात क्या होती है कि उनकी जो फ्यूचर की पॉलिसी की जो बेस प्राइस है उससे उनको कहीं ज़्यादा भरना पड़ता है, तब जाके उनका क्लेम कंटिन्यू हो पाता है। तो ऐसे में केयर हेल्थ किस प्रकार उनके लिए लाभकारी हो सकती है? देखिए, पहला आपने जैसे पूछा कि दूसरी बार क्लेम में अगर कोई दिक्कत आती है, इस तरह का अगर आप क्लेम को एक बार समझ गए क्लेम में कि प्रोसेस क्या होती है, केयर हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर ऐसा आपको कभी नहीं आएगा। इश्यूज़ वहाँ आते हैं जहाँ जानकारी अधूरी है, किसी भी तरह की कोई समस्या आपको यहाँ नहीं आएगी किसी भी तरह से, किसी भी क्लेम में। जब हमारी जानकारी नहीं है तो हमें दिक्कत आती है। हमारा मध्यस्थ जिनके ज़रिए से हम जुड़ते हैं, सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारे मध्यस्थ जिनके साथ आप पॉलिसी परचेस करते हैं, तो वो विशेषकर ध्यान रखें, वो आपको सारी जानकारी देंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत का सामना करना पड़ेगा।
अच्छा, एक बात और, वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि हार्ट्स प्रॉब्लम बहुत सारी बढ़ चुकी है और यंग लोगों में भी कई हार्ट्स की प्रॉब्लम हो चुकी है, कहीं की सर्जरियाँ हो चुकी है, एंजियोप्लास्ट हो चुका है या अन्य प्रकार की हार्ट सर्जरी हो चुकी है। तो क्या केयर हेल्थ उन्हें भी सिक्योरिटी प्रदान करता है या उनके लिए भी कोई प्लान केयर हेल्थ में है? बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो भी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि हेल्थ इश्यूज़ तो कंटिन्यू लगातार बने हुए हैं और हार्ट की प्रॉब्लम भी उन लोगों को हो रही है। तो केयर हेल्थ इंश्योरेंस प्योर, जिसको हम कहें शुद्ध हिंदुस्तानी की कंपनी है, जो पूरी तरह से स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, जिसका फोकस पूरी तरह से हेल्थ के ऊपर है। तो हमारे पास ऐसे प्लान्स भी हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जिनको बाईपास हो चुका है, जिनको हार्ट सर्जरी हो चुकी है, उन लोगों को भी केयर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रदान करता है। इसके लिए कोई ऐसा वो नहीं है कि उनको पॉलिसी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा फोकस काम जो है वो सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस सेल करना है। तो हेल्थ इंश्योरेंस में डिफरेंट वेरिएंट हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो ऐसे लोगों को भी केयर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी देता है। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी। अब ये बताइए सिर्फ आखिरी क्वेश्चंस कि इससे जुड़ी हुई जानकारी एक अंचल का व्यक्ति कहाँ से प्राप्त करे? अगर उसे केयर हेल्थ का इंश्योरेंस लेना हो तो वो कहाँ पर जाए? देखिए, वैसे सामान्य स्थितियों में अगर हम बात करें तो हमारे साथ पर्टिकुलर में अगर थांदला इस बेल्ट की बात करूं तो मिस्टर अरविंद कुमार मेहता साहब हैं हमारे साथ, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। और ऐसे ही आप चाहें तो हमारा जो ब्रांच ऑफिस है वो रतलाम में अवेलेबल है। आपको लगता है आप सीधे वहाँ पे भी संपर्क कर सकते हैं और हमारे मध्यस्थ जो हैं मिस्टर अरविंद कुमार मेहता साहब, इनके जरिए से भी आप इस अंचल में जो है ये सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। केयर हेल्थ को लेकर आपने कई प्लान्स देखे, अभी केयर हेल्थ ने एक नया प्लान भी लॉन्च किया है। हमारे पास सीनियर ब्रांच मैनेजर पविंद्र जी वैष्णव भी यहाँ पर उपस्थित हैं। नमस्कार पविंद्र जी। नमस्कार सर। वो क्या प्लान है जो वर्तमान समय में जो एक्सीडेंटल बेनिफिट्स होते हैं वो भी उपलब्ध करवा रहा है केयर हेल्थ, क्या है वो? जी, एक्चुअल में सर हमारी कंपनी ने अभी एक बहुत ही शानदार पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी लॉन्च की है जिसका नाम है सिक्योर चाइल्ड। सिक्योर चाइल्ड वो प्लान है जैसे कि सपोज करें किसी के पास में लाइफ इंश्योरेंस है और एक हेल्थ इंश्योरेंस है। अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पर क्या है, लाइफ इंश्योरेंस से तो अगर डेथ होती है तो अमाउंट मिलेगा और हेल्थ इंश्योरेंस से उन्हें ट्रीटमेंट का पैसा मिलेगा। बट होता क्या है कि एक्सीडेंटल कंडीशन होने पर कई बार क्या होता है कि अगर एक्सीडेंट हुआ है तो बेड रेस्ट तो होता ही होता है, इनकम लॉस होता है ना। मान लीजिए कि कोई सर्जरी हो गई, रोड डल गया या कोई मेजर फ्रैक्चर हो गया, तो जो बेड रेस्ट होता है सर वो भी हमारी पॉलिसी कवर करती है। और सपोज़ करें कि अगर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस 1 करोड़ का एक्सीडेंटल प्लान लिया है तो 1% ऑफ सम इंश्योर्ड पर वीक कस्टमर को कंपनी की तरफ से दिया जाता है। प्रति सप्ताह 1 लाख रुपए, जो काफ़ी मायने रखता है। सपोज़ करें अगर कस्टमर 25 सप्ताह के लिए बेड रेस्ट पे है तो 25 लाख, 20 सप्ताह के लिए बेड रेस्ट पे है तो 20 लाख। इस तरह से बहुत बड़ा सपोर्ट कस्टमर को मिलता है उस कंडीशन में जब वो एक्सीडेंट की वजह से इनकम लॉस हो गया है, पूरा बिजनेस डिस्टर्ब हो गया है या सर्विस भी डिस्टर्ब हुई है। उसके साथ साथ में हम इस प्लान के अंदर परमानेंट डिसेबलमेंट, पार्शियल डिसेबलमेंट भी कवर करते हैं। अगर मान लीजिए कि परमानेंट डिसेबलमेंट हुआ है तो डबल सम इंश्योर्ड, 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड लिया है तो 2 करोड़ वो भी जीवित कंडीशन में कस्टमर को दिए जाते हैं ताकि आगे की लाइफ जो है वो सर्वाइव कर सकें। साथ ही साथ हम परमानेंट के साथ में पार्शियल डिसेबलमेंट भी इस प्लान के अंदर कवर कर रहे हैं। पार्शियल डिसेबलमेंट का मतलब ये होता है कि जितना बॉडी में लॉस हुआ है, मान लीजिए कि किसी की उंगलियां डैमेज हो गई है, किसी की ईयर डैमेज हुआ है या एक हाथ डैमेज हुआ है, तो उस हिसाब से 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक का केस बेनिफिट कस्टमर को दिया जाता है। साथ ही साथ हम इसमें डेथ बेनिफिट भी कवर कर रहे हैं। अगर कस्टमर की डेथ हो गई तो उसके बाद में, डेथ के बाद में उस फैमिली को पर मंथ 1 लाख रुपए का सपोर्ट किया जाता है और वो भी 8 साल 4 महीने तक, क्योंकि एक लंबे टाइम तक फैमिली को सपोर्ट आता है। ये मान के चलिए कि उस परिवार को एक पेंशन के रूप में हर मंथ 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से एक परफेक्ट प्लान है, क्योंकि जिनके पास में लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, वो पूरी तरह से सिक्योर नहीं है। इसलिए एक्सीडेंटल पॉलिसी लेना चाहिए ताकि हम अगर बेड रेस्ट कर रहे हैं तो भी कवर है, डिसेबिलिटी कवर है, डेथ कवर है। एक परफेक्ट प्लान लॉन्च किया है जिसका प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अधिक जानकारी के लिए जैसे अभी यहाँ पे अरविंद जी मेहता सर ने यहाँ पर ये अपना सेमिनार करवाया, तो एक बार अरविंद जी मेहता से कांटेक्ट करें ताकि डिटेल्स भी वो उन्हें बताएं। और क्योंकि अरविंद जी मेहता का काफ़ी अच्छा होल्ड है, सर्विस भी काफ़ी अच्छी है उनकी, तो कहीं फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आएगी।
दोस्तों, आप देख रहे हैं कि यदि आप केयर के प्रति जागरूक हैं, अपने परिवार को भी सिक्योर करना चाहते हैं, साथ ही हमें लंबी बीमारियां न हो और कभी बीमारियां हो जाए तो तत्काल कैशलेस बेनिफिट्स हमें मिले, तो आप केयर हेल्थ से जुड़िए। केयर हेल्थ डूंगर मालवा की एक सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के रूप में उभर कर आ रही है और कहीं कहीं अच्छे प्लान भी ये लेकर आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अरविंद जी मेहता हर महीने इस अंचल की विज़िट करते हैं और क्लेम सेटल करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आप सबके लिए यह खबर बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखते रहिए PN वॉइस। यदि आप करदाता हैं, यदि आप अपनी इनकम को किस प्रकार से सुनियोजित करना चाहते हैं, यदि आप अपने भविष्य को सिक्योर करना चाहते हैं, एक मंथली इनकम प्राप्त करना चाहते हैं और यदि आप मध्यम वर्गीय हैं और आय के नए स्रोत को खोज रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन नाहर और आप देख रहे हैं PN वॉइस। आज थानला नगर में कर एसोसिएशन रतलाम के सेक्रेटरी यहाँ पर उपलब्ध हैं, शगुन जी बड़जातिया, जो कर से रिलेटेड कई बातें हमें बताने जा रहे हैं। साथ ही अपनी इनकम को किस प्रकार से, किस पार्ट में, किस प्रकार से सुनियोजित तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ताकि वे अपने भविष्य को भी सिक्योर कर सके। यह सब हम उनसे ही सीधे रूबरू होना चाहते हैं। नमस्कार शगुन जी। नमस्ते पवन जी। जैसा कि आपने बताया कि अगर कोई आम व्यक्ति है, उसे कोई मध्यम वर्गीय आदमी को किसी भी तरीके से अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करके रखे। किसी एक लाइन में या किसी एक वर्टिकल में वो अपनी इन्वेस्टमेंट सारी नहीं लगा दे। वो थोड़ा अमाउंट मेटल में डाल सकता है, थोड़ा अमाउंट FD में रख सकता है, थोड़ा अमाउंट SIPs जो आजकल बहुत पॉपुलर है उनमें रख सकता है और थोड़ा अमाउंट चाहे तो लिक्विड भी कोई ज़रूरत पड़ने पर वो रख सकता है। कहीं ना कहीं हर आदमी को अपनी जो है उसके हर मासिक खर्चे हैं उसके हिसाब से यदि उसकी अनुपस्थिति हो जाती है, किसी कारणवश वो परिवार की सहायता नहीं कर सकता, तो उसके लिए उसे एक टर्म प्लान होना चाहिए। मेडिकली उसको अपने आप को सिक्योर रखना चाहिए। यदि कोई अनसर्टन हैपनिंग हो जाए तो मेडिकल बर्डन बहुत बड़ा होता है आज की तारीख में। 10, 15, 20 लाख रुपए का मामूली खर्च हो जाता है छोटी से छोटी बीमारी में। तो मेडिकली अपने आप को सिक्योर कर सकता है और उसके बाद जो पैसा बचता है उसको कहीं ना कहीं लिक्विड पोर्टफोलियो जो 12 से 18% के रिटर्न देते हैं उनमें वो पैसा उसको लगाना चाहिए। अच्छा, आपसे एक बात समझ में आ रही थी जब हम बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, तो आजकल कैश ट्रांजैक्शन जो है वो UPI के ज़रिए बहुत सारा हो गया है और ऐसे में आप बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट भी कैश पर नज़र रख रही है, तो उन्हें अपने UPI के माध्यम से किस प्रकार का और कितना कैश ट्रांजैक्शन करना चाहिए, इस विषय पे भी आप कुछ बताएंगे? कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का अल्टीमेट लुकआउट ये है कि वो कैश को हटाना चाहती है, क्योंकि कैश से बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारी जो बिना टैक्स की आमदनी होती है, बिना टैक्स का जो पैसा होता है वो मार्केट में रोटेट होता रहता है। जैसा कि अब आपको भी विदित होगा कि अभी सरकार ने अब नए नोट छापना, नए करेंसीज छापना, 2000 का नोट दे के उसको विड्रॉ कर लेना, अभी बैंक्स में अप्रोच करते हैं तो वो भी हमको कोई भी कैश करेंसी अवेलेबल नहीं कराते हैं। तो आदमी को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो कैश में कम से कम डील करे इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट और इन टर्म्स ऑफ विड्रॉल। ऐसा नहीं करे कि कोई खर्चा उसको आया तो वो कैश बैंक से निकाल ले और फिर उसको खर्चा कर दे। यदि वो ऐसा करता है तो आज की तारीख में हर पैन कार्ड होल्डर, सारी KYCs, पैन, आधार सब एक दूसरे से लिंक है। ऐसा करने पे उसकी जानकारी ऐसी की ऐसी इनकम टैक्स विभाग को दी जाती है। साथ ही बहुत पॉपुलर सेक्शन है अभी इनकम टैक्स में 269 ST, जो ये बोलती है कि किसी भी आदमी को किसी एक ट्रांजैक्शन के लिए एक दिन में या किसी एक घटना के लिए, इवेंट के लिए 2 लाख से ज़्यादा का नगद का व्यवहार नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप जानते होंगे कि कार जब हम लेने जाते हैं तो कार वाला आज की तारीख में एक कार के लिए 2 लाख से ज़्यादा नगद नहीं लेता, वो बाकी पैसा सारा बैंक से लेता है। पर यह गलती हम लोग ये कर देते हैं कि रजिस्ट्री के टाइम पे हम ये बात ध्यान नहीं रखते हैं। रजिस्ट्री में हम 2 लाख से ज़्यादा का कैश का व्यवहार कर लेते हैं और कैश का व्यवहार में दिक्कत उसे है जो कैश ले रहा है। यदि किसी आदमी ने 2 लाख से ज़्यादा कैश ले लिया रजिस्ट्री के चलते तो उस पर 200% की पेनल्टी एप्लीकेबल होती है। आपने बहुत बड़ी बात बताई कि रजिस्ट्री के समय में भी आपको कैश के विषय में ध्यान रखना चाहिए। वर्तमान समय में हर व्यक्ति में रोज़गार की कमी है, गवर्नमेंट रोज़गार उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो व्यक्ति बिजनेस में जा रहा है। तो स्पेशली बात करें अपन क्लॉथ मर्चेंट की या किराना मर्चेंट की, तो ये ऐसे बिजनेस है जिसमें
कैश ट्रांजैक्शन एक माह में 2 लाख तो आम बात हो गई है, तो उनको किस प्रकार की सावधानी रखना चाहिए? जो 2 लाख का नियम है वो एक व्यक्ति विशेष से है। आप चाहें तो मल्टीपल लोगों से जो आपका कैश का लेन देन होता है वो आप कर सकते हैं। यदि उदाहरण के तौर पे यदि मान लीजिए मैंने आपके घर में शादी निकली और मैंने आपको किराने का सामान दिया और बिल बना 2.5 लाख रुपए, तो मुझे आपसे 2.5 लाख रुपए नगद में लेके और उसको बैंक में जमा नहीं कराना है। ये जो है ट्रांजैक्शन ये गलत है। गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर 2.5 लाख का ट्रांजैक्शन हो गया तो आप सामने वाले से सिर्फ 2 लाख तक ही कैश ले सकते हो, बचा हुआ पैसा आप बैंक के माध्यम से लें। और जैसा आपने भी बताया कि जो रोज़गार की समस्या है, तो कहीं ना कहीं सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार इस ओर भी काफ़ी एग्रेसिव है कि अलग अलग सब्सिडी के माध्यम से, PMEGP स्कीम के माध्यम से, मुद्रा लोन के माध्यम से बाज़ार में जो स्वरोजगार पैदा करना चाहते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले और उनको ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल सब्सिडी मिले, ताकि उनको धंधा करने में भी आसानी रहे। होटल लाइन में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, और भी जितनी भी इंडस्ट्रीज है जिसमें एम्प्लॉयमेंट 10 से ज़्यादा जनरेट होती है, गवर्नमेंट के क्राइटेरिया है अलग अलग, उसमें गवर्नमेंट 40 से 48% की सब्सिडी ऑफ़र करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी बात और कि व्यक्ति के इन्वेस्टमेंट को लेकर जब आपने बताया कि व्यक्ति को म्यूचुअल फंड में या मेटल में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो आजकल वर्तमान में बाज़ार बहुत अस्थिर है। सोने का भाव या चांदी का भाव अपन देखें या म्यूचुअल फंड्स की भी बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा अस्थिर हैं। तो ऐसे समय में आपको नहीं लगता कि यहाँ पर व्यक्ति अगर अपना इन्वेस्टमेंट करता है तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा रिस्क है? रिस्क तो ही एक्चुअली कुछ ना कुछ कारण रहे हैं, यूएस के टैरिफ्स के, और जो वर्ल्ड में भी स्थिति चल रही है, जितनी इरेगुलरिटी हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिल रही है, तो मेटल का कुछ कहा नहीं जा सकता आज की तारीख में कि मेटल और आगे शूटअप होगा या ये डाउनसाइड आएगा। इतनी हाई वॉलीटिलिटी है कि एक एक दिन में 13-13 हज़ार, 15-15 हज़ार से रेट चेंज हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आदमी को इस समय अपने आप को लिक्विड रखना चाहिए, ताकि जब कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो, जब ये डाउनफॉल में आए या एक स्थिरता आए, तब वो पुनः वापस से मार्केट में अपना निवेश कर सके। तो ये थे शगुन जी, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट को लेकर वेट एंड वॉच की स्थिति भी बताई, साथ ही इन्वेस्टमेंट को किस प्रकार से करना चाहिए, आपकी इनकम कितनी है, उसको किस रेशो में डिवाइडेशन करके अपना फ्यूचर प्लान सिक्योर करना चाहिए, ये सारी बात आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट शगुन जी ने बताई। आगे भी इस प्रकार की जानकारियाँ और नई नई योजनाओं के बारे में हम जैसे जैसे आएगी आपको बताते रहेंगे। आप हमारा यह चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक इस लिंक को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुंचाइए, क्योंकि यह जानकारी आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप देखते रहिए PN वॉइस। यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर बेल बजाइए व ताज़ा व आपसे जुड़ी जानकारी पाइए। खबर पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी आपकी ही आसपास की खास घटना व मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।